श्रीलंका, ठीक है। देखो श्रीलंका हमने पहले स्टार्टिंग में देख लिया था कि श्रीलंका किसका है, एशिया महाद्वीप का एक द्वीपीय देश है। मतलब द्वीपीय देश का अर्थ होता है कि ऐसा देश, ऐसा भूमि का टुकड़ा जो चारों ओर से क्या हो, जल से घिरा हुआ। भूमि का ऐसा टुकड़ा जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्वीपीय देश, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप आपको पता है कि श्रीलंका भारत के पास में पड़ता है, भारत एशिया में पड़ता है, इसके मतलब श्रीलंका किस में पड़ता होगा, एशिया में पड़ता होगा, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप का देश है जिसकी जनसंख्या कितनी है, लगभग आबादी 2 करोड़ के आसपास है, ठीक है। ये याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इसकी आबादी 2 करोड़ है, ठीक है। वर्ष 1948 में स्वतंत्र हुआ है। ये श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ है, वर्ष 1948 में। इम्पोर्टेंट्स है, याद रखना, प्रश्न पूछा गया है कई बार, ठीक है, कम से कम 2-3 बार आ गया है। इम्पोर्टेंट्स करके याद रखना कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ है, ठीक है। भारत जैसे आपको पूछे कि भारत कब आज़ाद हुआ है, 1947, ऐसे श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, ठीक है। वर्ष 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। भारत के तमिलनाडु राज्य कुछ दूरी पर स्थित है। मतलब आप देखोगे तो भारत के जो तमिलनाडु राज्य है, उस तमिलनाडु राज्य से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है। आप इसे देखोगे तो ये है दादा भारत का मैप है, ठीक है। इस भारत के मैप में से आप देखोगे तो यहाँ पड़ता है आपके श्रीलंका और यहाँ पड़ता है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य से थोड़ा सा साइड में पड़ता है श्रीलंका, ठीक है। तो तमिलनाडु राज्य से थोड़ा सा साइड में, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना कि 1948 में श्रीलंका क्या हुआ है, आज़ाद हुआ है, ठीक है। प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, कम से कम 2 से 3 बार आया हुआ है कि श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था। ये इसमें छोटे प्रश्न नहीं आते, उसमें मैंने 2-3 बताया कि वो छोटे आ सकते हैं, ठीक है, आए हुए हैं। इसमें से ये आया कि वर्ष 1948 में स्वतंत्र हुआ श्रीलंका। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, वर्ष 1948 में, ठीक है, याद रहेगा। उसमें जैसे संख्या देगी थी वैसे इसमें संख्या है, थोड़ा सा दिमाग में याद रखना, बाकी रटने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अधिक संख्या किसकी है, सिंहली समुदाय की है। कौन सा समुदाय की सबसे अधिक संख्या है, सिंहली समुदाय की, ठीक है। 74% है आसपास, ये याद रखना, 74% के आसपास सिंहली समुदाय की संख्या है। मतलब सबसे अधिक जो श्रीलंका में समुदाय है वो सिंहली भाषा समुदाय है, ठीक है। उसके बाद में आपके 18% क्या है, तमिल भाषा समुदाय, ठीक है, सिंहली भाषा समुदाय है। देखो सिंहली भाषा समुदाय 74% है, 18% तमिल भाषी समुदाय है, 18% तमिल भाषी समुदाय है। तमिल भाषी समुदाय ने ये 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। एक तो इसमें है 5%, ठीक है, जो 5% भारतीय मूल के तमिल है और 13%, ठीक है, ये तो आपके भारत से गए हुए हैं तमिलनाडु से, ठीक है, और ये वहाँ लेते हैं श्रीलंका में ही, ठीक है। जो तमिल है ना, ये तमिल 2 भागों में बटे हुए, आगे यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक हो। ये 5% भारतीय मूल के तमिल हैं और इसमें 13% है वो कौन से है, श्रीलंका मूल के तमिल है। मतलब जो सबसे अधिक संख्या है वो किसकी है, सिंहली समुदाय की है। उसके अलावा 18% तमिल है, ठीक है, जिसमें से 5% भारत से गए हुए हैं और 13% उस तमिल श्रीलंका के अंदर ही रहते थे। इसके अलावा 7% कौन से है, ईसाई है, ठीक है, 7% ईसाई हैं इसमें, ठीक है। तो ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा याद रखना कि सबसे अधिक लोग सिंहली समुदाय सबसे अधिक कौन से देश में रहता है, श्रीलंका में। सिंहली समुदाय कौन से देश में रहता है, श्रीलंका में, इतना याद रखना, ठीक है। ये आपको याद रहे या न रहे तो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे अधिक श्रीलंका में कौन से समुदाय की संख्या है इतना याद रखना, सिंहली समुदाय सबसे अधिक है, ये याद रखना, ठीक है। कितना प्रतिशत है ये याद रहे या न रहे कोई ज़रूरी नहीं है, ये इतना ज़रूर याद रखना कि सिंहली समुदाय की संख्या वहाँ सबसे अधिक है। तमिल समुदाय की संख्या यहाँ पे अधिक नहीं है, वहाँ पे 18% है, उसमें से सिर्फ 5% बाहर से गए हुए तमिल है, 13% श्रीलंका के तमिल है, ठीक है। उसके बाद में 7% ईसाई है। तो 7% ईसाइयों का कोई लेना देना नहीं था। उसमें जो लड़ाई होती थी वो तमिल और सिंहलियों के बीच में होती, ठीक है। एक तमिल समुदाय और सिंहली समुदाय, तमिल समुदाय और सिंहली समुदाय, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी। बाकी उसका इस लड़ाई में कोई लेना देना ज़्यादा नहीं था, ठीक है।
उसके बाद में याद रखना कि जो सिंहली भाषा बोलने वाले सीखे, सिंहली भाषा समुदाय के लोग बौद्ध धर्म के थे। कौन से धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कम से कम ये भी एक दो बार आया है कि सिंहली समुदाय, जब सिंहली भाषा बोलने वाले लोग कौन से धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, उसमें अब ऑप्शन में थे जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से। कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कंफ्यूज मत होना दादा कि सिंहली भाषा बोलने वाले लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। सिंहली भाषा बोलने वाले लोग बौद्ध धर्म के क्या है? अनुयायी हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सिंहली भाषा बोलने वाले लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तमिल भाषी लोग हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, जो तमिल भाषा बोलते हैं ना, वो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों के थे। तमिल भाषी लोग या तमिल भाषा बोलने वाले लोग वो हिंदू धर्म को भी मानते होते और मुस्लिम धर्म को भी मानते हैं। और ईसाई लोग सिंहली, तमिल और दोनों भाषाएं बोलते थे। ठीक है, वो सिंहली भाषा भी बोलते थे, वो तमिल भाषा भी बोलते थे, जो ईसाई धर्म के लोग थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट्स इसमें ये है कि सिंहली भाषा बोलने वाले लोग कौन से धर्म से संबंधित थे? कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। ठीक है, और श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था? 1948। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम को कितने देशों की सीमा लगती है? 5 नहीं लगती दादा, 4 लगती हैं। ठीक है ना, ऊँग में जाग जादू है। ठीक है ना, उसके अलावा आप देखोगे तो 1956 का कानून। ठीक है, यहाँ एक कानून आया था 1956 में श्रीलंका में। क्या था ये कानून? ठीक है, सत्ता की साझेदारी को लेके मतलब 1956 में एक कानून आया था। इस कानून की क्या मुख्य बात है? ठीक है, इसमें ये जो मतलब श्रीलंका में गृह युद्ध का कारण, श्रीलंका में लड़ाई का कारण, लोगों के अंदर भेदभाव का कारण, ठीक है, लोगों में आपस में लड़ाई करने का कारण, विशेष जो काम किया है इस 1956 के अधिनियम ने किया है ये। ठीक है, क्योंकि इसने देखो पहले तो बाल जो सिंहली भाषी थे, ठीक है, इसको सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना देगा। उसे तमिल भाषी लोगों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। ठीक है, जो सिंहली भाषी बोलने वाले लोग थे, सिंहली भाषा को राजभाषा बना दिया गया। ठीक है, जैसे भारत में हिंदी को राजभाषा बना दे, ठीक है, या हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दे, और बाकी जो सिंह पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, तमिल बोलने वाले लोग हैं, उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे, एक ही भाषा को इम्पोर्टेंस दी जाए, ऐसा इन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने सिर्फ जो सिंहली है उसको क्या बना दिया गया? राजभाषा बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद में जो विश्वविद्यालय हैं, सरकारी नौकरियां हैं, ठीक है, उनमें सिंहलियों को क्या देगी? प्राथमिकता सीधा मतलब है जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया, विश्वविद्यालय में एडमिशन में उनको आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, जो अल्पसंख्यक समुदाय था उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी, सिर्फ एक बहुसंख्यक समुदाय को वोटों के चक्कर में या किसी भी लालच में उन्होंने सिर्फ एक बहुसंख्यक समुदाय को क्या दी? प्राथमिकता दी, इसलिए उस पर युद्ध का कारण बना। उसके बाद में देखो संविधान में बौद्ध धर्म का संरक्षण वो बढ़ावा दिया गया है। बौद्ध धर्म के संरक्षण को क्या दिया गया है? बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि बौद्ध धर्म को कौन मानते थे? सिंहली। ठीक है, उन्हें तमिल धर्म को या तमिल भाषा के तमिल लोगों के धर्म को कोई मान्यता नहीं दी, लेकिन सिर्फ जो बौद्ध धर्म के लोग थे या बौद्ध धर्म को क्या दिया? संरक्षण दिया। ठीक है, तो मेन जो आपके इसमें गृह युद्ध का कारण, लड़ाई का कारण जो मेन जड़ था वो 1956 के कानून की शरीर का देखो 1948 में आज़ाद हुआ। 1948 में आज़ाद होने के बाद में थोड़े दिन संघर्ष हुआ, संघर्ष के बाद 1956 में कानून लाया गया, और 1956 में जब कानून लाया गया, ठीक है, तो उसमें सिंहलियों को सिर्फ प्राथमिकता दी गई, सिंहली भाषा बोलने वाले या सिंहली भाषा को राजभाषा बना दिया गया। ठीक है, बौद्ध धर्म को उन्होंने संरक्षण दे दिया। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय सरकारी नौकरियां उसमें सिर्फ सिंहलियों को प्राथमिकता दी या उनको मान लो कि विशेष में उसको आरक्षण दिया। ठीक है, इसके अलावा दूसरे समुदाय को कोई आरक्षण नहीं दिया, इसलिए इसमें लड़ाई होना, गृह युद्ध होना आपस में एकदम सही है। ठीक है, आगे चलाऊं। ऐसे करना, दो लिखना। ठीक है, एक
यहाँ से यहाँ तक लिखना, तो एक यहाँ से यहाँ तक लिखना, फिर आपस में मिला देना, रफ में लिख देना, ऐसे कुछ चलेगा। ठीक है। आप देखो 1956 है ना, 1956 के कानून के क्या परिणाम हुए आपको पता ही है कि उन्होंने सैनिकों को प्राथमिकता दी, दूसरे समुदाय को कोई प्राथमिकता नहीं दी, तो परिणाम क्या होंगे आपको पता ही है। ठीक है। उसमें ये होगा, श्रीलंकाई जो तमिल थे उन्होंने नाराजगी को बढ़ावा दिया। सिंपल सी बात है, श्रीलंका के जो तमिल थे उनको कोई इंपोर्टेंस नहीं दी, यदि उनको इंपोर्टेंस नहीं देगा उसको नाराजगी होनी एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है। शासन के प्रति बेगानापन, उनको ऐसा लगा कि शासन हमें कोई इंपोर्टेंस नहीं दे रहा है। ठीक है। यहाँ हमारी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, उनको ऐसा लगा, बेगानापन का एहसास होने लगा, अपनेपन का एहसास खत्म हो गया। ठीक है। वो कानून दे के, और तमिल को लगने लगा कि सरकार उनकी भाषा, ठीक है, जो तमिल भाषा है, जो उनकी संस्कृति है, उसके प्रति असंवेदनशील है। ठीक है। क्योंकि उसने जो बौद्ध धर्म है उस बौद्ध धर्म वालों को संरक्षण दिया, इनको कोई संरक्षण नहीं दिया, तो इनको लगने लगा कि हमारी भाषा है, संस्कृति है, उनके प्रति क्या है, श्रीलंका की सरकार असंवेदनशील है। ठीक है। वो सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए बनी हुई है, हमारे लिए उसका कोई कार्य नहीं है, हमारे लिए कोई कार्य नहीं करती है, हमारे लिए असंवेदनशील है। तमिलों को सिर्फ वो तमिलों को क्या देती है, तमिलों के लिए मतलब कोई भी भाषा, उनकी संस्कृति, ठीक है, उनके प्रति असंवेदनशील है, मतलब उनको बचाने के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ शैलियों को बचाने का कार्य कर रही है। इसके बाद में संविधान, ठीक है, एवं सरकारी नीतियाँ तमिलों के समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही। ठीक है। धीरे धीरे 1956 के कानून में ऐसा भी हुआ था। ठीक है। कि आपको मैंने बताया कि विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण दे दिया। ठीक है। तो जो सरकार की नीतियाँ थी, उस सरकारी नीतियों में भी जो सैली समुदाय था उसको विशेष आरक्षण दिया जाने लगा, लेकिन तमिल समुदाय था उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि संख्या कम थी, संख्या कम होने के कारण उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। उसके बाद में देखोगे तमिल भाषी समुदाय एवं सैली भाषी समुदाय के मध्य संबंध बिगड़ते चले गए और श्रीलंका में गृह युद्ध होने लगा। ठीक है। जब उन दोनों में समुदाय में क्या हो गया, संबंध बिगड़ने लगे, जब उनमें संबंध बिगड़ने लगे तो उनमें गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है। गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, 1956 के कानून के कारण। ठीक है। ध्यान रखना कि आपको पूछ ले कि श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, तो बताना है 1956 में ऐसा कानून लाया गया था जिसमें सिर्फ सैली समुदाय को इम्पोर्टेंस दी गई थी, सैली को राजभाषा बना दी गई थी। ठीक है। और सैली को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। ठीक है। उनके बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। इसलिए एक जो अल्पसंख्यक समुदाय था तमिल और दूसरा सैली समुदाय, उसमें क्या हुई, आपस में लड़ाई हो गई। ठीक है। और गृह युद्ध एक तो आप याद रखना गृह युद्ध क्या होता है। गृह युद्ध का सीधा मतलब है कि घर में आपस में लड़ाई होना। ठीक है। गृह का अर्थ होता है घर। ठीक है। एक ही देश में दो समुदाय के बीच में हथियारों से युद्ध न होके, ठीक है, किससे लड़ाई होना, सिर्फ बातों से लड़ाई होना, तो गृह युद्ध है। ठीक है। ऐसा नहीं कि भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है उसको गृह युद्ध नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे दोनों देशों के बीच में लड़ाई हो रही है। ठीक है। आप यदि ऐसा बोले कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, गृह युद्ध। ठीक है। ऐसे एक ही देश में यदि दो समुदाय के बीच में टकराव हो, युद्ध जैसी स्थिति हो, हथियारों से लड़ाई हो, तो उसको बोलते हैं गृह युद्ध। ठीक है। गृह युद्ध का सीधा मतलब है एक ही देश में दो समुदायों के बीच में टकराव की स्थिति, लड़ाई की स्थिति, उसको बोलते हैं गृह युद्ध। क्या हुआ, उसके बाद में देखना आगे चलाऊं, आधा लिखो, आधा ऊपर आधा ऐसे है। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा मैं बता दूंगा। उसके बाद में देखो तमिल भाषी समुदाय की मांग। अब देखो तमिल भाषी समुदाय की क्या मांग होगी, सिंपल सी बात है कि ठीक है, अब तमिल भाषा को उन्होंने बोला राजभाषा, अब देखो सैलियों की राजभाषा बना देगी सैली भाषा को। ठीक है। तो तमिल क्या चाहेंगे, हमारी भाषा को राजभाषा बनाओ। ठीक है। अब देखो हिंदी को या आप मारवाड़ी को राजभाषा बना दो, तो दूसरे राज्य क्या चाहेंगे, हिंदी को राजभाषा बनाओ भारत की। ठीक है। तो जो तमिल है वो क्या मांग करेंगे, तमिल को राजभाषा बनाओ। उसके बाद में जो क्षेत्रीय स्वतंत्रता दी जाए, ठीक है,
इनको उसके बाद में शिक्षा और रोजगार में क्या दिया जाए, समान अवसर दिए जाए। उन्होंने जो सिंह ली थे, मैंने बताया था कि विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी में क्या दिया, उनको आरक्षण दे दिया। तो उन्होंने लड़ाई इसलिए की कि शिक्षा और रोजगार है, उनको हमारे को भी अवसर समान मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब सिंहली समुदाय अधिक है और हमारी संख्या कम है तो आप हमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप हमें भी बराबर की अवसर दो। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र हमारी सरकार होनी चाहिए। इलम का अर्थ होता है सरकार, हमारी तमिलों की एक स्वतंत्र सरकार होनी चाहिए। श्रीलंका को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाना चाहिए और क्षेत्र के ऐसे आधार पर जिस क्षेत्र में हमारी संख्या अधिक है उस क्षेत्र में हमारी सरकार होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ सिंहली हमारे पे राज करें और हम उनके नीचे काम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी बराबर की भागीदारी दो, बराबर का इम्पोर्टेंस दो। ठीक है, भारत में जो भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हुए ना, वो भी इसी वजह से हुए हैं। ठीक है, जब भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उसमें मुसलमानों की संख्या 73 थी। ठीक है, उनकी 73 सीटें थी और कुल सीटें थी 399। अब अल्पसंख्यक होने का कारण मुसलमानों को ऐसा लगा कि हमारी संख्या बहुत कम है, हिंदू हमारे से अत्याचार करेंगे, हमें कोई आरक्षण नहीं देंगे, हमें कोई विशेष इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हमारी संख्या ही नहीं है, तो अब कोई भी बिल पास होगा हम बहुमत से, जैसा उसमें था कि कोई भी बिल पास होगा तो बहुमत से पास किया जाएगा, तो हमारे पास कोई बहुमत ही नहीं है, तो उसमें क्या कर सकते। इस वजह से भारत के क्या हुए थे, टुकड़े हुए थे। इस वजह से यहाँ भी ये सेम संघर्ष था। ठीक है, उसके बाद में परिणाम इसके ये निकले कि उसमें क्या हो गया, गृह युद्ध की स्थिति बन गई। ठीक है, अब आपको पूछ सकता है कि गृह युद्ध कौन से देश में हुआ था। ठीक है, एक तो ये दो समुदायों में आपस में गृह युद्ध कौन से देश में हुआ था, श्रीलंका में। कौन सा हुआ था, इसमें आया है गृह युद्ध को लेके कुछ प्रश्न आया है। ठीक है, एक बार मैं चेक करूँगा, गृह युद्ध को लेके मैंने देखा है कुछ प्रश्न। ठीक है, दोनों पक्षों देखो, उसके बाद गृह युद्ध के कारण परिणाम ये है कि दोनों पक्षों में हजारों लोग क्या हुए, मारे गए। ठीक है, और सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। आप देखो, गृह युद्ध होना है, आपस में लड़ाई होनी है, झगड़े होने हैं, तो लोग रोजगार करेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं, धंधा करेंगे नहीं, आपस में खून खराब और लड़ाई करते रहेंगे। इसका मतलब रोजगार कहाँ से मिलेगा, वैसे भी आज रोजगार कम होना है। जब रोजगार कम हो जाएगा तो रोजी रोटी अपने आप चौपट हो जाएगी। उसके बाद हम देखो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में परेशानियाँ देखो पैदा हो गई। अब युद्ध की स्थिति है तो उसमें क्या होगा, शांति कौन सी होगी, उसमें तो फिर नुकसान ही नुकसान होना। फिर वो सामाजिक नुकसान हो या आर्थिक धन का नुकसान हो या राजनीतिक नुकसान हो या सांस्कृतिक परेशानियाँ हो, कई तरह की। एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो संस्कृति बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, और दूसरी जगह जाएंगे तो पैसे लगेंगे, इसलिए आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो इन सब में परेशानियाँ होनी है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परेशानियाँ पैदा हो गई। ठीक है, श्रीलंका का गृह युद्ध वर्ष 2009 में समाप्त हुआ। श्रीलंका का गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, 2000, हाँ यही पूछा था प्रश्न कि श्रीलंका में जो गृह युद्ध की स्थिति पैदा हुई थी या गृह युद्ध हुआ था वो समाप्त कब हुआ था, 2009। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपको याद रखना है, श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था, 1948 में। ठीक है, दूसरा प्रश्न है श्रीलंका का गृह युद्ध कब हुआ था, 2009 में। तीसरा आपको बताना है कि सिंहली भाषी लोग कौन से धर्म को मानते थे। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अभी तक मैंने 3 इंपॉर्टेंट बताए। एक आपको याद रखना है श्रीलंका का गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ था। वैसे याद तो सब कुछ रखना थोड़ा बहुत, यदि विस्तार में पूछ ले तो। ठीक है, और वैसे भी अब इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, गृह युद्ध क्यों हुआ था आपको पता है कि देखो मैं वापस एक बार आपको सुना देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ऐसा हुआ कि एक बार 1956 में श्रीलंका एक कानून लाई। 1948 में जैसे श्रीलंका आज़ाद हुआ, श्रीलंका आज़ाद होने के बाद में वो 1956 में क्या किया, उन्होंने एक कानून लेके आए। ठीक है, 1956 में जब वो कानून लेके आए तब उन्होंने सोचा कि जो सिंहली समुदाय है, जो उसकी संख्या ज़्यादा है तो उसको थोड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, और दूसरी तमिल संख्या है उनकी जो संख्या कम है तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, जब सिंहलियों को उन्होंने क्या किया, सिंहली थी उसको राजभाषा बना दिया, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी, वो कुछ भी कर सकते हैं। 74% के आसपास थे वो, जब 74% उनकी संख्या थी तो उन्होंने कुछ भी कर सकते। उन्होंने सिंहली को राजभाषा बना दिया, विश्वविद्यालय सरकारी नौकरी में सिंहली को आरक्षण दे दिया, बौद्ध धर्म को उन्होंने संरक्षण दे दिया। इस वजह से तमिल लोगों को तो कुछ मिला नहीं। ठीक है, इसलिए दोनों में आपस में लड़ाई होने लगी और वो 1956 के कानून से असंतुष्ट थे। ठीक है,
इसलिए गृह युद्ध के कारण ये सब हुआ। और श्रीलंका का गृह युद्ध वर्ष 2009 में जाते जाते समाप्त हुआ था। ठीक है, अब कुछ प्रश्न है, ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है काफ़ी और आए हुए भी है। देखो पहला प्रश्न है कि ये एग्जैक्ट ऐसे कैसे आया है, जैसे मैंने लिखा है ऐसे कैसे पूछा। ठीक है, देखो इस प्रश्न आया श्रीलंका में उसके बाद में खालिस्तान को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकृत किया गया है। ऐसा कौन सा धर्म है श्रीलंका में जिसको राजकीय धर्म बना दिया गया था, आपको बताना है। हाथ खड़े करो, देखें किस किस को पता है कि मतलब श्रीलंका में ऐसा कौन सा धर्म है जिसको राजकीय धर्म घोषित कर दिया था। नहीं, कौन सा? बौद्ध धर्म। कौन सा है? क्योंकि मैंने आपको बताया उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, सेंली को राजभाषा बना दी गई थी, सेंली को। ठीक है, और सेंली लोग वो उसको मानते थे बौद्ध धर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना था कौन से धर्म को। दूसरा प्रश्न है कि श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा बना दिया गया था। श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा बना दिया गया था। अभी सब कुछ पढ़ा है। हाँ बताओ, देखें आप। हाँ, सेंली भाषा को। ठीक है, 1956 में सेंली भाषा को क्या बना दिया गया था? राजभाषा। ठीक है, आगे देखना और प्रश्न। ठीक है, पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। श्रीलंका में सरकार की नीतियों के कारण सेंली व तमिल समुदाय में संबंध खराब हुए। ऐसी कोई दो नीतियां सफेक्स में बताइए। ये आपके प्रश्न आया था 2 नंबर का। ठीक है, बड़े प्रश्न में से एक प्रश्न आया अभी तक, ये 2 नंबर का। इसमें आया कि श्रीलंका में सरकार की नीतियों के कारण सेंली व तमिल समुदाय में संबंध खराब हुए। ऐसी कोई 2 नीतियां बताइए जिसमें संबंध इसमें खराब हुए। संबंध खराब होने का क्या कारण था? ऐसी क्या नीतियां थी जिसमें कारण संबंध खराब हुए? कम से कम आपको 2 नीतियां बतानी है। अभी मैंने बताया, भाषण भी दिया है, उसके अंदर कहानी भी सुनाई है। बताओ, देखें, हाथ खड़े करो, देखें। नहीं, बताओ। हाँ, एक सेंली जो थी उसको राजभाषा बना दिया गया। सेंली भाषा को राजभाषा बना दिया और तमिल को राजभाषा नहीं बनाया। इसके कारण संविधान के द्वारा बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया। वेरी गुड, संविधान के कारण बौद्ध धर्म को उसको संरक्षण दिया गया, दूसरे धर्म को जो तमिल है उनको संरक्षण नहीं दिया गया। ठीक है, जिस कारण भी हो गया। और भी एक आधा बताओ, एक 3 मिनट। जो दूसरे रोजगारों को समान अवसर नहीं दिए गए थे, मतलब जो विश्वविद्यालय और सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें सेंलियों को क्या दिया गया? आरक्षण। लेकिन तमिल थे उनको आरक्षण नहीं दिया गया था। ठीक है, ये आया था आपके 2 नंबर का। उसमें आपको 2 कारण बताने थे। ठीक है, और 2 की जगह मैंने आपको 3 नीतियाँ या 3 कारण बता दिए। ठीक है, ये एग्जैक्ट पर्सन ध्यान रखना वापस। ठीक है, और जो मैंने कारण बताया ना वो 3 याद करके रखना, वापस रिपीट हो सकता है ऐसा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वापस रिपीट ना हो। अब देखो, आपको बताना कुछ नहीं है, मैं आपको पूछूंगा कि श्रीलंका में अधिकतर सेंली भाषा बोलने वाले लोग निम्न में से किस धर्म से संबंधित है। आपको बताना है बौद्ध धर्म से संबंधित वाले कौन है, हाथ खड़े करना। अब किसी न किसी पक्ष में आपको रहना है। ठीक है, बौद्ध धर्म वाले, अच्छा हाथ नीचे करो। आपने हाथ अभी खड़ा नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब आप अभी कन्फ्यूजन में हो। हिंदू धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इनमें से कोई नहीं। कौन से संबंधित हो फिर आप? बौद्ध धर्म। वे इतने लेट क्यों? ठीक है, तो देखो श्रीलंका में अधिकतर सेंली भाषा बोलने वाले लोग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ये प्रश्न भी आया हुआ है और एग्जैक्ट ऐसे कैसे वहां से मैंने उठा के यहाँ छापा, ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, आगे देखो, श्रीलंका का बहुसंख्यक समुदाय कौन सा था? देखो श्रीलंका में एक तमिल थे, सेंली थे, भारतीय तमिल थे और पारसी थे। इसमें बहुसंख्यक समुदाय कौन सा था? सेंली समुदाय। सेंली समुदाय कौन सा था? बहुसंख्यक समुदाय था। ठीक है, और जो तमिल समुदाय था ना, ये तमिल समुदाय भी 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो तमिल समुदाय भारतीय तमिल और दूसरे कौन थे? श्रीलंका मूल के थे। श्रीलंका में तमिल समुदाय कितना प्रतिशत था? नहीं, टोटल श्रीलंका में समुदाय 18%, जिसमें भारत के कितने थे?
5%, ठीक है। उसके बाद फारसी तो उसमें था ही नहीं, आपको पता है, बाकी सही थे, ठीक है। आगे देखो ये वाला, ठीक है। श्रीलंका की तमिल समस्या का कारण क्या था, मतलब श्रीलंका की तमिल समस्या का कारण क्या था? सिंहली समुदाय का बहुसंख्यकवाद। पर्सन थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ी, ठीक है, थोड़ा मतलब हार्ड है, इसलिए आप ध्यान से इसको देखना, ठीक है। देखो जो श्रीलंका में तमिल समस्या का क्या कारण था, ठीक है। देखो पहले तो सिंहली समुदाय बहुसंख्यक था, क्या ये कारण था? सरकार की सिंहली समर्थन नीतियाँ, मतलब सरकार ऐसी नीतियाँ बनाई थी जो सिर्फ किनका समर्थन कर रही थी? सिंहलियों का, तमिलों का समर्थन नहीं कर रही थी, क्या ये कारण था? ठीक है। उसके बाद देखो तमिलों के राजनीतिक अधिकार की अवहेलना, मतलब उनकी राजनीतिक अधिकार उनको नहीं दिए गए थे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस सिंहली लोगों को दी गई थी, क्या ये थी या उपयुक्त में से सभी? ठीक है, हाँ बताओ, देखिए उपयुक्त सभी सही है क्या? बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि उसमें आपने पढ़ा सिंहली समुदाय वो 74% के आसपास बहुसंख्यक थी और 1956 का कानून आपने देखा, ठीक है। 1956 के कानून के तहत क्या थी? 1956 में कानून में उसने सिर्फ किसका पक्ष रखा था? सिंहलियों का, ठीक है। इसके अलावा उनको राजनीतिक अधिकार भी किसको दिए गए थे? सिंहलियों को सबसे ज़्यादा दिए गए थे, इसलिए तमिलों की क्या हो रही थी? अवहेलना हो रही थी, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो ये आपके खत्म हो गया, भाई आ गया, ठीक है, खत्म हो गया। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा, 1 मिनट में वापस आपको भाषण के रूप में सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। एक पेज में और बढ़ा देता हूँ इसमें, यहाँ से अब ये मिटेगा नहीं तो इसे लिखेगा नहीं, ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखो 1 मिनट में जो जो पढ़ा ना थोड़ा ध्यान से देखना, वापस रिपीट करता हूँ मैं आपको। देखो ये सबसे पहले हमने देखा बेल्जियम के बारे में, ठीक है। एक बार ध्यान से थोड़ा बहुत देख लेना ऊपर ऊपर। सबसे पहले हमने बेल्जियम, ऐसे याद यही रखना आपको, ठीक है। इम्पोर्टेंस है ना जैसे, तो थोड़ा लास्ट में शॉर्ट में लिखने की कोशिश करना ऐसे इम्पोर्टेंट्स, ठीक है। कभी पढ़ो तो भी पढ़ना ऐसे ही। देखो श्रीलंका मतलब बेल्जियम था, बेल्जियम 2 भागों में बंटा हुआ था। सबसे पहले देखना बेल्जियम 2 भागों, एक तो बेल्जियम किसका था? यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। बेल्जियम 2 भागों में बंटा हुआ था। बेल्जियम का जो इस वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं फ्लेमिश, ठीक है। और बेल्जियम इस वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वेलोन क्षेत्र, ठीक है। और वेलोन क्षेत्र और फ्लेमिश क्षेत्र, ठीक है। इसमें देखोगे तो आपके सबसे अधिक किस समुदाय की संख्या थी? डच समुदाय, ठीक है। क्योंकि फ्रेंच और फ्लेमिश साथ में रह नहीं सकते, ठीक है, इसलिए इसमें डच की थी और यहाँ से किसकी थी? फ्रेंच की, ठीक है। डच समुदाय कितने % था? 59%। और फ्रेंच कितने था? 40%, ठीक है। इसके अलावा आपने इसमें देखा होगा कि एक इस जर्मन समुदाय रहता था, यहाँ कितना % था? 1%, ठीक है। ये आपके जर्मन समुदाय था 1%, कितने %? 1%। इसके अलावा आपने इसमें देखा है, ठीक है, बीच में से ये इसकी क्या है? राजधानी, क्या है? राजधानी का नाम क्या है? ब्रुसेल्स, ठीक है। इस ब्रुसेल्स जो इसकी राजधानी है, इस ब्रुसेल्स में भी ये इन दोनों की संख्या क्या थी? अलग अलग थी, ठीक है। एक कौन सा था? डच समुदाय। दूसरा कौन सा था? फ्रेंच समुदाय, ठीक है। इसमें जो डच समुदाय की संख्या कितनी थी? 20%। और फ्रेंच समुदाय की संख्या उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया दादा, ऐसे थोड़ी उल्टा चलेगा। इसकी थी संख्या 80% और इसकी थी 20%, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा था कि इसको कितने देशों की सीमा लगती है? 4 देशों की, ठीक है। इस साइड में जो जिस देश की सीमा लगती है उसको क्या बोलते हैं? फ्रांस। ऊपर की साइड नीदरलैंड। और इस साइड में और यहाँ
जर्मनी। ठीक है, देखो जो जो आपने पढ़ा है 1 मिनट सब कुछ रिपीट हो गया। ठीक है, ध्यान से वापस देखना कि जो बेल्जियम था 2 भागों में बंटा हुआ था, फ्लेमिंग क्षेत्र, वेलोन क्षेत्र। फ्लेमिंग क्षेत्र में डच समुदाय 59% था। ठीक है, इसमें फ्रेंच समुदाय 40% था। इस साइड जर्मनी की सीमा लगती है, इसलिए 1% जर्मन समुदाय था। ठीक है, इसको 4 देशों की सीमा लगती है। ठीक है, 4 देशों में से आपको याद रखना, एक फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और जर्मनी। ठीक है, फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और जर्मनी। इसके अलावा याद रखना कि इसकी राजधानी कौन सी थी, ब्रुसेल्स थी। ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में था, ये भी थोड़ा याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसमें कितने स्तर की सरकारें थी, 3 स्तर की। कितने स्तर की? एक इसमें थी केंद्र सरकार, दूसरी थी राज्य सरकार, तीसरी कौन सी थी? सामुदायिक सरकार। वेरी गुड। ठीक है, तो विशेष रूप से आपको ये जो सामुदायिक सरकार है ये आपको याद रखनी है। इसकी जगह भारत में स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन की जगह वहाँ पे कौन सी थी? सामुदायिक सरकार थी। ठीक है, तो एक याद रखना सामुदायिक सरकार, एक इसकी राजधानी क्या थी, कौन से देशों की इसकी सीमा लगती है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखना। इसके अलावा दूसरा देखा उन्होंने श्रीलंका। श्रीलंका में जो ये श्रीलंका, पहले तो ये याद रखना कि ये श्रीलंका आपके हैं एशिया महाद्वीप का देश है। ठीक है, श्रीलंका एशिया महाद्वीप का देश है। इसमें 2 समुदाय था, एक विशेष रूप से एक सिंहली समुदाय था। ठीक है, एक कौन सा था? तमिल समुदाय था, और एक ईसाई समुदाय था। लेकिन लड़ाई इस दोनों के बीच में थी। इसकी संख्या 74% थी, मतलब सबसे अधिक थी। इसकी संख्या 18% थी, और ये भी 5% और 13% में बंटा हुआ था। ठीक है, मतलब 5% जो भारतीय तमिल थे, और 13% श्रीलंका मूल के तमिल, मतलब श्रीलंका में रहने वाले लोग भी थे। ठीक है, इसके अलावा जो उसने कैसे सूझबूझ से काम लिया ये भी थोड़ा याद रखना कि मतलब बेल्जियम ने 1970 से लेकर के 1993 तक 4 बार संविधान में संशोधन किया। ठीक है, उसने सरकार में बराबर की भागीदारी दी। उसने ऐसे विस्तार में आ जाए तो ठीक है, उन्होंने कि मंत्रियों की संख्या बराबर रखी थी। 20 मंत्री यदि फ्रेंच के हो गए, 20 मंत्री डच के हो गए। ऐसा इसने श्रीलंका ने नहीं किया। श्रीलंका आज़ाद हुआ था, आपको कब हुआ था? 1948। ठीक है, 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद में 1956 में एक श्रीलंका में कानून लाया गया। कब लाया गया? 1956 में। ठीक है, अब 1956 में जब श्रीलंका कानून लाया ना, तो उसमें सिंहली को उसने राजभाषा बना दी। ठीक है, उसके बाद में उसने सरकारी नौकरियां दी या विश्वविद्यालय थे। सिंहली सरकारी नौकरियां या विश्वविद्यालय, उसमें किसको इम्पोर्टेंस दी? सिंहलियों को। दूसरा उसने किस धर्म को संरक्षण दिया? बौद्ध धर्म को। ठीक है, इन्होंने ये ऐसी नीतियाँ कब लाई? 1956 में। तब 1956 के कानून को लेकर उन्होंने आपस में लड़ाई चलनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि जो तमिल थे उनको लगा कि सरकार तो हमें कोई मान्यता नहीं दे रही, कोई इम्पोर्टेंस नहीं हमारी, यहाँ रहने का ही मतलब नहीं है। अधिकारियों के लिए उन्होंने आपस में लड़ाई हो गई धीरे धीरे। ठीक है, और उस लड़ाई ने गृह युद्ध का रूप ले लिया, और इसलिए बाद में 2009 में जाके गृह युद्ध समाप्त हुआ। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2009। ठीक है, अब देखो सिंहली भाषा थी, सिंहली भाषा को किसने राजभाषा बना दिया, और बौद्ध धर्म को मान्यता दी। इसका मतलब सिंहली भाषा बोलने वाले लोग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? क्योंकि राजभाषा सिंहली है, इसका मतलब सिंहलियों को इम्पोर्टेंस दे रही है। इसका मतलब जो सिंहली लोग हैं वो कौन से धर्म को मानेंगे? बौद्ध धर्म को। ठीक है, बस यही तो था, और कुछ नहीं था।